जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब जियान ने जोंग ब्रेकिंग पिल को रिफाइन कर लिया था और फिर जियान अपने थके हुए शरीर के साथ जब रिफाइनिंग रूम से बाहर निकलता है तो लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया जब उन्होंने देखा कि जियान की आंखें खून के निशान से भरी हुई है तो लिटिल फेरी डॉक्टर जियान पर चिल्लाते हुए गुस्से में बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम 2 दिन से रूम में पिल रिफाइन कर रहे हो। अगर तुम आज भी बाहर नहीं आते तो हम जबरदस्ती दरवाजा तोड़ देते। अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि क्या इन 2 दिनों में तुम लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हुई? तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि कुछ मूर्ख लोगों के अलावा और किसी ने भी यहां आकर हमें परेशान करने की हिम्मत नहीं की यहां तक। और हां दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो इसे देखने के बाद उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। अब जियान ने लिटिल फेरी डॉक्टर से एक स्माइल के साथ कहा, तुमने खुद को उन लोगों के सामने लाकर बहुत से लोगों को गलत इरादे से रोका है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि मैं शोगेट के किसी व्यक्ति से मिली थी और मेरे हिसाब से वह व्यक्ति तुम्हारा दूसरा भाई होना चाहिए और वहां पर एक बूढ़ा आदमी भी था और वो भी एक दोजोंग क्लास का वॉरियर है। और अब क्या तुम उनसे मिलने वाले हो? अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से थोड़ा मुस्कुराकर बोला, वह इनर एकेडमी के फर्स्ट एल्डर सुकियान है और इस ब्लैक एम्पर सिटी में बहुत सारे बूढ़े राक्षस आए हुए हैं। वे सभी बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा के कारण यहाँ हैं। अगर हम इस टाइम शोगेट के साथ अपने रिलेशंस के बारे में बताते हैं तो वे डेमन फ्लेम वैली के लोग कुछ लोग चुपचाप अपनी हेल्प के लिए और लोगों की तलाश करने लगेंगे। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि अपने भाई से मिलना या ना मिलना यह तुम पर निर्भर करता है और मुझे कोई टेंशन नहीं है। और वो यंग मास्टर मो इन पिछले 2 दिनों के दौरान कई बार आया है और उसने कहा कि ब्लैक एम्परर सेक्ट के लीडर मो जिंग तियान ने तुम्हें एक सभा के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। हालांकि मैंने उनके इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तुम मेडिसिन पिल को रिफाइन करने में बिजी थे और मैं भी वहां जाना नहीं चाहती थी। और क्या मैंने ऐसा करके गलत तो नहीं किया ना? अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। और उसके साथ ही जियान ने लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछा कि उस बुढ़े मो जिंग तियान की स्ट्रेंथ क्या है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि वो बुढ़ा मो जिंग तियान दोजोंग लेवल के लगभग 4 स्टार के आसपास का वॉरियर है। क्या एक 4 स्टार दोजोंग? जियान ने अचानक हैरानी से कहा। और मुझे वो डेमन फ्लेम वैली के साथ भूरे कपड़ों वाला व्यक्ति जिसने अपना मुंह छिपाया हुआ है वो भी एक दोजोंग एक्सपर्ट्स होना चाहिए। अब लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ याद आ जाता है और वो अचानक से बोली कि डेमन फ्लेम वैली के फैंगयान जिसका आधा पैर दोजोंग क्लास में है और उसमें एक रियल दोजोंग की तुलना में अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन डेमन फ्लेम वैली के पास एक छिपा हुआ कार्ड है और वो कार्ड है वो भूरे रंग कपड़े पहना हुआ रहस्यमयी व्यक्ति। और मुझे अभी पक्का नहीं पता कि उसकी पावर्स कितनी है। और उस भूरे कपड़े पहने हुए व्यक्ति ने अभी आभा को छुपाया हुआ था और अगर मैं उस दिन उसके करीब न होती तो निश्चित था कि मुझे भी इस व्यक्ति की पावर्स को पता लगाने में बहुत प्रॉब्लम्स होती। और अब मुझे ऐसा लगता है कि यह ब्लैक एम्परर सिटी इतनी शांत नहीं होने वाली जितनी दिखती है और इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा में बहुत सी फैक्शंस इंटरेस्टेड हैं। हालांकि इसमें से केवल एक ही होगा जो इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को हासिल कर पाएगा। मुझे आश्चर्य है कि इस बार कौन सी पार्टी इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को ले पाएगी। अब जियान ने हंसते हुए कहा कि उन्हें पता था कि इस बार इस नीलामी में खून की नदियां बहेगी। अब लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपना सर हिलाते हुए जियान की लाल आंखें देखीं तो उसने कहा कि अब तुम्हें पहले जाकर आराम करना चाहिए और ऐसी थकावट तुम्हारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। और यह सुनकर जियान को थोड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई। लेकिन इस बार जियान पिल रिफाइन करने से सच में बहुत थक चुका था। अगर जियान अभी भी अपने आप को रिकवर नहीं करता है तो संभावना है कि जियान की बॉडी कुछ टाइम बाद थकावट से बेहोश भी हो जाए। और नीलामी शुरू होने वाली थी और उसके बाद वहां पर कोई आम घटनाएं नहीं होंगी और इसलिए जियान को अपने आप को रिकवर करने के लिए कुछ समय की जरूरत होगी। और तभी जियान उस आने वाली हर प्रॉब्लम के लिए रेडी रहेगा जो उस नीलामी के बाद आने वाली है। अब जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि कल नीलामी शुरू होने से पहले मुझे अपनी बॉडी को फुल रिकवर करना होगा। और फिर जियान उठकर खिड़की के बाहर रात के आकाश की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे लगता है कि आज की रात सबकी नींद हराम करने वाली रात है। और फिर जियान आराम करने चला जाता है। और जब सुबह सूरज की पहली किरणें दिखाई दी तो ब्लैक एम्परर सिटी जो रात भर के लिए शांत हो गई थी उसमें तुरंत हलचल होना शुरू हो गई।
और बहुत सारे लोग सभी दिशाओं से तेजी से बाहर निकले और तेजी से बड़ी खाली सड़कों पर चलने लगे। ये मानव आकृतियां जिस दिशा में जा रही थीं, वह शहर के बीच में विशाल नीलामी हॉल था, उसकी ओर जा रही थी। आज पिछले 100 सालों में ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर आयोजित की गई सबसे बड़ी नीलामी का दिन था। आने वाले एक्सपर्ट्स की संख्या पहले की नीलामी से कई गुना अधिक थी। सुबह की धूप की एक किरण खिड़की से फैलती हुई एक कमरे में आती है। आखिरकार वह एक काले कपड़े पहने लड़के पर गिरती है जो बिस्तर पर बैठा था, और वह काले कपड़े पहने लड़का और कोई नहीं बल्कि जियान था। अब जियान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अब जियान ने अपने शरीर में एक पावरफुल आभा को देखा जो पहले से काफी ज्यादा थी, और उसकी आंखों में एक जेड ग्रीन लौ जैसी चमक टिमटिमा रही थी। जब जियान ने अपने शरीर के अंदर डाउकी को महसूस किया तो उसकी आंखों में कुछ खुशी आ गई। ये 2 दिन पहले की तुलना में और भी पावरफुल थी। हालांकि इन 2 दिनों के दौरान जियान पागलों की तरह पिल रिफाइन कर रहा था, जिससे वह बहुत थक गया था। अब जियान ने अपने बिस्तर से नीचे उतरकर अपने आप को अच्छे से साफ किया और फिर जियान ने एक ब्लैक रॉब को उठाया, और दोस्तों इसका मतलब एक काले चौगे जैसा कपड़ा जिससे जियान अपने आप को दूसरे लोगों से छुपा सके, और उसे पहन लिया। और फिर जियान ने एक स्माइल के साथ दरवाजा खोला और फिर अपने कमरे से बाहर चला गया, जहां पर लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया उसका पहले से ही हॉल में इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने काले कपड़े पहने हुए जियान को बाहर निकलते देखा तो चौंक गए, और लिटिल गर्ल जिया जियान पर हंसने ही वाली थी, लेकिन तभी जियान उसके सिर पर एक काला कपड़ा डाल देता है जिससे उसका सिर ढक जाता है। और फिर जियान लिटिल गर्ल जिया को कहता है कि तुम इस कपड़े को पहन लो, नहीं तो फर्स्ट एल्डर सुकियान और बाकी लोग तुम्हें पहचान लेंगे, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर ने पहले ही खुद को उनके आगे प्रकट कर दिया था, इसलिए उसे इसे पहनने की कोई जरूरत नहीं है। अब लिटिल गर्ल जिया ने उस काले कपड़े को एक ओर फेंक दिया था, और फिर वो मुंह फुलाकर जियान से कहती है कि मैं इतने बदसूरत कपड़े नहीं पहनूंगी। अब जियान उसे घूर कर देखने लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद लिटिल गर्ल जिया जियान के सामने हार जाती है और वह उदास होकर उस काले चोगे को पहन लेती है। अब लिटिल गर्ल जिया उस काले चौगे को पहनकर अलग ही तरह की बच्ची लग रही थी। अब जियान उन 2 लोगों को देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर होल का दरवाजा खोलता है और बाहर चला जाता है, और लिटिल गर्ल जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। और जैसे ही जियान ब्लैक एम्परर पैवेलियन से बाहर निकलने ही वाला था, तभी जियान को एक बंदा कहता है कि भाई यनसाओ, आपने मुझे सच में बहुत इंतजार कराया है। और दोस्तों, यह बंदा और कोई नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर का आशिक था। माना कि यह बंदा बहुत हैंडसम था, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर फिर भी इसको भाव नहीं दे रही थी। अब जियान देखता है कि यह बंदा और कोई नहीं बल्कि यंग मास्टर मो था। अब जियान यंग मास्टर मो को देखकर कहता है कि अरे जूनियर सेक्ट लीडर, आप यहां क्या कर रहे हो? अब यंग मास्टर मो ने लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखा तो उसके दिल में एक हलचल सी पैदा हो गई, और उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड टैबलेट को निकाला और हंसते हुए कहा कि यह नीलामी के लिए एक वीआईपी सीट का पास है। यह पास केवल ब्लैक एम्परर सेक्ट के कुछ टॉप के एक्सपर्ट्स को दिया जाता है जो इसे प्राप्त करने की काबिलियत रखते हैं, और मैंने ये अपने फादर से बहुत ही मुश्किल से लिया है आप सबके लिए। अब जियान मोया को ऐसा करता देखकर बहुत हैरान होता है, और दोस्तों, ये यंग मास्टर मो लिटिल फेरी डॉक्टर को इम्प्रेस करने के लिए एक वीआईपी सीट का पास लाकर जियान को देता है। आप सोच सकते हो कि तो लिटिल फेरी डॉक्टर के पीछे पागल हो गया है। अब जियान यंग मास्टर मो से उस सीट के पास को लेने के बाद बिना थैंक्स कहे मुड़ा और ब्लैक एम्परर पैवेलियन के बाहर निकल गया। अब जियान को ऐसा करते देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया मन ही मन में हंसने लगते हैं, लेकिन जियान को ऐसा करते देखकर जूनियर सेक्ट लीडर के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आने से पहले वह जियान को अपने दिल में बहुत कोसने लगता है, और यंग मास्टर मो उनका पीछा करने का सोचने लगता है। ब्लैक एम्परर सेक्ट ने नीलामी आयोजित की थी, और वो नीलामी ब्लैक एम्परर सेक्ट के सेंटर में थी, और ब्लैक एम्परर सेक्ट ने इसलिए एक वहां तक जाने के लिए एक सुरंग डिजाइन की थी जो ब्लैक कॉर्नर रीजन के एक्सपर्ट्स के उपयोग के लिए थी। अब जियान का ग्रुप कुछ पूछताछ करने के बाद उस सुरंग के सामने पहुंच गया था, और इस सुरंग को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लैक एम्परर सेक्ट के बहुत सारे गार्ड अपने हाथों में हथियार लेकर खड़े हुए थे, और यहाँ पर ब्लैक एम्परर सेक्ट के कुछ एल्ड्रग भी सुरंग के एंट्रेंस गेट पर खड़े हुए थे।
और हर बार जब कोई इस सुरंग में एंटर होता तो आसपास की भारी भीड़ से धीमी आवाज आती, और जो लोग इस सुरंग में एंटर करने के लिए खड़े थे वो उन एक्सपर्ट्स और फैक्शन के लोग थे जिनकी ब्लैक कॉर्नर रीजन में बहुत इज्जत थी। ये महान लोग वे थे आम लोगों को जिन्हें देखने में थोड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। अब ब्लैक कॉर्नर सेक्ट के वे एल्डर्स एक स्माइल के साथ आगे बढ़कर उन लोगों को बुलाते जिन्हें उन्होंने यहां बुलाया था, और हर ग्रुप को बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ सुरंग में एंटर होने के लिए भेजते थे। अब जियान का 3 लोगों का ग्रुप कई लोगों की नजरों के सामने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ गया था, जिसके बाद वे कड़ी सुरक्षा वाली सुरंग के एंट्रेंस गेट की ओर बड़े आसपास के लोग जियान के ग्रुप पर की ओर देखने लगे, जिनमें से 2 ने काले कपड़ों से अपने आप को छुपाया हुआ था। जियान के ग्रुप में से जिसने सबसे ज्यादा ध्यान अट्रैक्ट किया था, सफेद बालों वाली सफेद कपड़े पहने लिटिल फेरी डॉक्टर थी। और कुछ लोग लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर कहते हैं कि ये पावरफुल पर्सन कौन है और हमने पहले इसके बारे में क्यों नहीं सुना, और हमें तो लगता है कि ये लड़की जरूर ब्लैक कॉर्नर रीजन के बाहर से है। और लिटिल फेरी डॉक्टर का चेहरा ब्लैक कॉर्नर रीजन के लोगों के लिए बेहद विदेशी था। और जब गेट पर रखवाली कर रहे ब्लैक एम्परर सेक्ट के तीनों एल्डरों ने जब जियान के ग्रुप को देखा और उस ग्रुप में उनकी नजरें लिटिल फेरी डॉक्टर और घूम गई तो उनके चेहरे बदल गए। लेकिन तभी उन सभी ने जल्दी से अपने चेहरे पर एक स्माइल दिखाई और जियान के ग्रुप की ओर आगे बढ़े, और उनके हरकतों से यह पता चल रहा था कि उन्हें लिटिल फेरी डॉक्टर की पावर्स के बारे में पहले से ही पता था, और उन्हें अब यह भी पता चल गया था कि उस टाइम उस पिल को रिफाइन करने वाले एल्केमिस्ट यनसाओ ही है। अब ब्लैक एम्परर सेक्ट के एक एल्डर ने जियान से एक स्माइल के साथ कहा, जिसने ग्रीन कपड़े पहने थे, कि यनसाओ आखिरकार आप आ गए। लेकिन वह जियान ने उस बुढ़े को इग्नोर कर दिया। उस बुढ़े एल्डर को जियान को ऐसा करते देखकर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन जियान को कुछ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि एक एल्केमिस्ट की काबिलियत जो एक 6 लेवल हाई ग्रेड की पिल को रिफाइन कर सकता था, उसकी तुलना एक ब्लैक एम्परर सेक्ट के ओल्ड एल्डर से नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा जियान के पास में एक कुलीन दोजोंग भी खड़ी थी। अब वो बुढ़ा एल्डर जियान के साथ थोड़ी बातचीत करने और यह देखने के बाद कि यनसाओ को उसकी बात में दिलचस्पी नहीं है, वो एल्डर एक स्माइल के साथ जियान को कहता है कि कृपया आप अंदर आओ। अब जियान उस एल्डर को कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर जियान और उसका ग्रुप उस सुरंग में एंटर हो गया और वे वहां से गायब हो गए। इस लड़की और इस लड़के यनसाओ की पावर्स से मैं अभी भी हैरान हूं, क्योंकि यह लड़का इतनी कम उम्र में एक टायर लेवल 6 का एल्केमिस्ट बन गया है। यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और ये सफेद कपड़ों वाली लड़की, ये तो एक दोजोंग क्लास की एक्सपर्ट्स है। आखिरकार इन लोगों की पृष्ठभूमि क्या है? हमने ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर कभी इन 3 लोगों के बारे में कभी नहीं सुना है। अब एक और बूढ़े आदमी उस ग्रीन कपड़े पहने वाले एल्डर से कहता है कि अब भूल जाओ इन बातों को, वो लोग अब यहां नहीं हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। अब ग्रीन कपड़े पहने एल्डर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि ठीक है। इससे पहले कि उसकी नजर सुरंग पर पड़ती, उसने लोगों के एक और ग्रुप को सामने से आते देखा, और उसने फिर आगे बढ़ते ही एक स्माइल के साथ वो एल्डर लोगों को सुरंग की ओर ले जाने लगता है। अब जियान का ग्रुप एक छोटी रोशनी वाली सुरंग में से कुछ टाइम के बाद निकले, और उनके सामने की जगह अचानक खुल गई और उन तीनों की नजरों के सामने एक बहुत बड़ा नीलामी मैदान दिखाई दिया। जब जियान ने नीलामी मैदान में बहुत सारे लोगों को भरी सीटों के साथ देखा, यह जियान और उसके ग्रुप ने अपनी लाइफ में पहली बार इतनी बड़ी नीलामी को देखा था। इस जगह की तुलना में जियामा एम्पायर में प्राइमर क्लेन द्वारा की गई नीलामी एक छोटे से व्यक्ति से मुलाकात की तरह थी, और वे तीनों सुरंग से बाहर निकले ही थे कि कुछ सुंदर महिला नौकर आगे आई और उन्होंने जियान के ग्रुप से आदरपूर्वक पूछा कि सर एंड मिस, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या आपके पास वीआईपी सीट का पास है? और अब जियान की नजर उस महिला नौकर के कपड़ों पर पड़ी, जो उन्होंने लगभग कुछ ही कपड़े पहने थे। लेकिन जियान ने सब इग्नोर करके एक स्माइल के साथ यंग मास्टर मो के दिए हुए सीट पास को निकाला, और इसके बाद जियान ने उस सीट पास को उन लड़कियों को सौंप दिया। उस लड़की ने इस वीआईपी सीट पास को देखकर आदरपूर्वक उन तीनों से झुककर कहा कि कृपया आप सब मेरे पीछे आइए, और इतना बोलने के बाद वह आगे आगे चलने लगी और जियान और उसका ग्रुप उसके पीछे पीछे चलने लगा। और नीलामी मैदान के भीतर थोड़ी देर घूमने के बाद वे नीलामी मैदान के सामने कहीं पर रुक गए, जिसके बाद वह महिला नौकर झुकी और पीछे हट गईं। अब जियान ने लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया को वीआईपी कमरे में बैठने के लिए कहा, जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया मुलायम और आरामदायक कुर्सी पर बैठ गई।
अब उनकी नजर धीरे धीरे कुछ अन्य वीआईपी सीटों पर पड़ी, जिन पर काफी सारे लोग अपनी वीआईपी सीटों पर बैठे हुए थे। इसलिए जियान के ग्रुप ने उनका बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अब लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर फैंग यान के कहा कि इस लड़की के पास जो काले कपड़े वाला व्यक्ति है ना, ये वही रहस्यमयी एल्केमिस्ट होना चाहिए। अगर ब्लैक कॉर्नर रीजन के पास इस टायर लेवल 6 का कोई एल्केमिस्ट है, तो यह पॉसिबल है कि हर कोई उसके बारे में पहले से ही जानता होगा। अब जियान के बगल में मौजूद डेमन फ्लेम वैली के कुछ एल्डरों ने भी उसके सामने थोड़ा सा सिर हिलाया। अब भूरे कपड़े वाला व्यक्ति ने धीरे से कहा कि मुझे उम्मीद है वे हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे। जब फैंग यान के ग्रुप की नजरें जियान के ग्रुप पर टिकी थीं, तो जियान को इन लोगों की बुरी मंशा वाली निगाहों का पता चला था। अब सभी लोग नीलामी शुरू होने का इंतजार करने लगते हैं। अब कुछ टाइम के बाद नीलामी मैदान के बीच एक घंटी की आवाज सुनाई दी, और इस आवाज से नीलामी मैदान में हो रहा सारा शोर अचानक शांत हो गया। तभी नीलामी मैदान के बीच एक पर्सन एक मेज के चारों ओर एक सील्ड बना देता है, जिससे कोई भी वहां आकर किसी भी टाइप के इंग्रेडिएंट्स को चुरा ना सके। अगर ऐसा होता है, ब्लैक एम्परर सेक्ट की रिपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। अब जियान एक लंबी सांस लेकर कहता है, चलो आखिरकार नीलामी शुरू ही हो गई। नीलामी मंच से एक सीढ़ियां बनाई गई और सीढ़ियां दिखाई देने पर सुनहरे कपड़े पहने एक बुढ़ा एक मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे बाहर की चला की ओर गया, और जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसकी आभा धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकल गई, और सब लोग इस आभा को देखकर हैरान थे। और यह ब्लैक एम्परर सेक्ट के लीडर मो जिंग तियान की थी। अब लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि यह मो जिंग तियान उस बूढ़े आदमी से कमजोर नहीं था, जो उस टाइम 10,000 स्कॉर्पियन गेट का वो बुढ़ा झीबियान जिसको हमने मारा था, और कि वो बुढ़ा इससे थोड़ा अधिक ताकतवर भी था। अब वो ब्लैक एम्परर सेक्ट का लीडर कहता है कि मैं मो जिंग तियान हूं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे दोस्त मुझे जानते हैं। आज मेरा ब्लैक एम्परर सेक्ट एक नीलामी का आयोजन कर रहा है, इसलिए मैं आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूं। अब मो जिंग तियान एक स्माइल के साथ नीलामी मैदान में वीआईपी सीट पर बैठे सभी लोगों को देखता है, और तभी उसकी नजर एक स्थान पर जा रुकी जहां पर जियान और उसका ग्रुप बैठा था। अब मो जिंग तियान कहता है कि मुझे लगता है कि हर किसी को इस नीलामी से बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए मैं अब कोई ऐसा शब्द नहीं कहूंगा जिससे आप नाराज हो जाओ, और मुझे लगता है कि यहाँ हर कोई नीलामी के नियमों को जानता ही होगा। यदि कोई व्यक्ति मेरे ब्लैक एम्परर सेक्ट में बुरे इरादे से आया है, तो मैं मो जिंग तियान उस व्यक्ति को यहाँ के कई लोगों के सामने चेतावनी के लिए कुछ कहना चाहूंगा, और वो ये है कि मैं तुम्हें ऐसा भाग्य भुगतने पर मजबूर कर दूंगा जहां तुम न तो जीने की भीख मांग सकते हो और न ही मरने की। अब मो जिंग तियान के उन शब्दों को सुनने के बाद नीलामी मैदान पूरी तरह से शांत हो गया, और अब मो जिंग तियान नीलामी मंच पर से चला जाता है। फिर कुछ सुंदर महिला सेवकों का एक ग्रुप चांदी की थालियां लेकर तितलियों की तरह मंच पर आ जाती है, जिसके बाद वे सम्मान पूर्वक चांदी की प्लेट को तैयार नीलामी टेबल पर रख देती है, और अब नीलामी शुरू होती है। अब एक सफेद बालों वाला बुढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि हमारा अगला नीलामी एपेटाइजर होगा एक स्क्रॉल, जिसमें एक स्काई फेदर फिंगर दाउ टेक्निक्स शामिल है। और वो बुढ़ा अपने सामने एक चांदी की प्लेट की ओर इशारा करता है। उस पर एक सफेद स्क्रॉल रखा हुआ था। अब वो बुढ़ा कहता है कि इस स्काई फेदर फिंगर को केवल 1 लाख गोल्ड कॉइन में खरीदे। इसके अलावा इसकी 8 लाख है, और इस कीमत को देने वाला पहला व्यक्ति इस स्काई फेदर फिंगर को प्राप्त करेगा। और आप सभी को यह अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। इस सफेद बालों वाले बुढ़े को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस बुढ़े को नीलामी का बहुत एक्सपीरियंस है। इस नीलामी में आए हुए लोगों के लिए 1 लाख गोल्ड कॉइन देना कोई बड़ी बात नहीं थी। और इसके अलावा यह स्काई फेदर फिंगर सच में वैसी ही थी जैसा उसके बारे में उस बुढ़े ने कहा था, और इसकी कीमत 1 लाख गोल्ड कॉइन से कहीं ज्यादा है। इसलिए उस बुढ़े व्यक्ति के शब्द सुनने के तुरंत बाद इस नीलामी मैदान में बोलियां एक के बाद एक लोग बोलियां लगाने लगे। लेकिन जियान का इस स्काई फेदर फिंगर दाउ टेक्निक्स में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि अब वह नौसिखिया बच्चा नहीं था। जब मास्टर याओ लाओ अपनी स्टोरेज रिंग से कोई भी दाउ टेक्निक्स निकालकर उसकी ओर फेंक देते थे, और जियान उससे खुश हो जाता था। अब ये पहली इस स्काई फेदर फिंगर वीआईपी सीटों पर बैठे लोगों को जरा सा भी अट्रैक्ट नहीं कर पाई, और वीआईपी सीटों पर बैठे एक भी व्यक्ति ने इस स्काई फेदर फिंगर टेक्निक्स के लिए बोली लगाने के लिए अपना मुंह नहीं खोला था। अब उस स्काई फेदर फिंगर टेक्निक्स पर कीमत बढ़ते बढ़ते 1 लाख से 5,70,000 गोल्ड कॉइन तक बढ़ गई थी। इसके अलावा देखने से ऐसा लग रहा था इसकी कीमत और बढ़ेगी। और इसी के साथ ही आज का यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आप सभी अगला एपिसोड चाहते हो
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।